जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा 600 किलोमीटर पर हावर स्पीड वाले मैगलेव ट्रेन का परीक्षण किया गया? तो इसका परीक्षण किया है चीन ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में भारतीय विरासत संस्थान बनाने की घोषणा की गई? तो ये जो संस्थान है वो आपका बनेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस देश ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया रसिया ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2032 में किस शहर में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किस नाम से एक बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम था आरोग्य रक्षक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किसे मिस इंडिया यूएसए 2021 के खिताब से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार मिला है वैदेही डोंगरे को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार ने राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेता हैं उनको सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो यह कहा है असम की सरकार ने, ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस बिलियनियर ने न्यू शेफर्ड रॉकेट एरोप्लेन से स्पेस की अभी यात्रा की है? तो इनका नाम है जेफ बेजोस, अमेजन कंपनी के ये मालिक हैं, तो ऑप्शन हमारा डी होगा यहां पर करेक्ट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि वैली फंक स्पेस में पहुंचने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति बने हैं और ओलिवर डीमन ये आपके स्पेस में पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने हैं। तो इन दोनों का नाम आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के उपनेता कौन बने? तो ये बन गए हैं मुख्तार अंसार नकवी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस आईआईटी संस्थान ने पहला ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया आईआईटी रोपड़ ने, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि केंद्र सरकार ने जो स्टैंड अप इंडिया योजना है इसको किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इसको 2025 तक के लिए बढ़ाया गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि गोल्डमैन सैक्स नाम की जो कंपनी है इसने हमारे देश के किस शहर में वैश्विक केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इन्होंने कहा है कि हम खोलेंगे हैदराबाद में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें। अनअकैडमी के ऊपर आज भी मेरी 2 क्लासेस हैं। पहले क्लास में जो हम लोग ग्रुप डी के आपके पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहे थे, यानी कि 3000 प्रश्नों का, उसका सेट नंबर 3 करेंगे, जिसमें आपके सुपरफास्ट 100 प्रश्नों का टेस्ट होता है। तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 3:30 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में पूरे 1 घंटे में साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री और जो आपके अन्य पीआईक्यू हैं हमारे ग्रुप डी एग्जाम के, उन सभी को करते हैं डिस्कस। तो इन दोनों क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गोल में चूज करना है एसएससी एग्जाम, और उसके बाद में दिए गए प्रोफाइल के लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो आपको किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना हो तो सिंपली आप लोग यूज करिएगा कोड KV10। देखिए कोड आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मेरे कोड के ऊपर आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि इस कोड पर ना केवल आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि मेरी तरफ से 10% का कैशबैक भी मिलेगा। एसएससी कैटेगरी में इस समय बहुत ही शानदार ऑफर है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 12 महीने का बिल्कुल आपको मुफ्त मिलेगा। तो इसे भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। यूपीएससी कैटेगरी में और भी शानदार ऑफर है। वहां पर अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा मुफ्त। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि 23 जुलाई से आपके नए बैच शुरू हो रहे हैं। 21 जुलाई से शुरू हो चुके हैं एसएससी कैटेगरी में, जिसमें आपको एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, CHSL, MTS एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। सारे आपको इसमें बेस्ट फैकल्टी मिलेंगे, सारी आपकी लाइव क्लासेज होती हैं, रिकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हैं और इन टीचर से आप लोग अपने डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो इन बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बस आपको एसएससी
गोल अपना सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में DRDO ने स्वदेशी विकसित MPATGM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये हमारी किस प्रकार की मिसाइल है? ध्यान रखिएगा, ये आपकी एक एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब पहले तो आपको इसका पूरा नाम ही याद रखना है। इसका पूरा नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारी एक एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि जिस प्रकार से आपने नाग मिसाइल के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी का ये हमारा एक प्रकार का वेरिएंट है, जिसको इस प्रकार से कोई आदमी लॉन्च कर सकता है। ये आपके फायर एंड टारगेट के सिद्धांत के ऊपर काम करती है, यानी कि एक बार आपने अपने टारगेट को सेट कर दिया और उसके बाद में इस मिसाइल को आपने फायर कर दिया, तो वो जहां भाग के जाएगा वहां जाकर के ये मिसाइल उसको करेगी हिट। तो फायर एंड टारगेट के सिद्धांत पे काम करती है। 2.5 किलोमीटर इसकी टोटल रेंज है और DRDO के द्वारा हमारे देश में ही इसको डेवलप किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा दलित बंधु योजना को लॉन्च किया गया? तो ये जो दलित बंधु योजना है, इसको अभी लॉन्च कर दिया है तेलंगाना की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये योजना है क्या? तो आपको याद रखना है कि जो इस समय तेलंगाना के CM हैं, नाम इनका क्या है? तो इनका नाम है के चंद्रशेखर राव जी। तो इन्हीं के द्वारा हुजूराबाद विधानसभा में इसको लॉन्च किया गया है। योजना के अंतर्गत जो भी हमारे पात्र लाभार्थी होंगे, उनके खाते में सीधे 10 लाख रुपए सरकार के द्वारा ट्रांसफर किए जाएंगे। राजधानी की बात करते हैं तो आपके तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, ये आपको याद रखना है। 2 जून 2014 को इस राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, और तमिलसाई सुंदरराजन वर्तमान में यहाँ की हैं राज्यपाल। अच्छा, 3 आपको राष्ट्रीय पार्क भी मिलेंगे। कौन कौन से हैं? तो एक आपका है महावीर हरिना राष्ट्रीय पार्क, एक आपका है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय पार्क, और एक आपका है मृगावनी। तो थोड़े से नाम अटपटे हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। महावीर वनस्थली नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मृगावनी नेशनल पार्क, ये सारे आपको मिल जाएंगे तेलंगाना में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में इसरो ने आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। तो इस मिसाइल की रेंज कितनी है? ध्यान रखिएगा, इस मिसाइल की रेंज है टोटल 60 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब आकाश मिसाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो DRDO के द्वारा इस मिसाइल को विकसित किया गया है, और जो हमारे यहाँ पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, उसने इस मिसाइल का निर्माण किया है। मिसाइल की बात करते हैं तो रेंज तो आपकी है मात्र 60 किलोमीटर, लेकिन यह आपके 2.5 मैक की गति से हमला कर सकती है। मतलब इसका यह है कि जो हमारे साउंड की स्पीड है, उसके 2.5 गुना ज़्यादा तेजी से ये आपके किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। और आपको याद रखना है कि यह हमारी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि मिसाइल हमारी होगी ज़मीन पर, हवा में आपका कोई भी टारगेट उड़ रहा है, इसको ये आसानी के साथ में हिट कर सकती है। तो इसी का भी परीक्षण उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर ए यानी कि 60 किलोमीटर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये आपके पेरू देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अगर हम लोग पेड्रो कैस्टिलो की बात करते हैं तो ये हमारे एक स्कूल के मास्टर साहब थे, और उसके बाद में जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। कोविड-19 के कारण पेरू में हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। लगभग 1.3% जो यानी कि 1/3 वहाँ के जो लोग हैं वे आपके गरीबी में जा चुके हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला वहाँ की जनता का, और उसके बाद में ये आपके नए बन गए हैं राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, ये हमारे एक मास्टर साहब थे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। पेरू की बात करते हैं तो ये हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी इसकी आपको मिल जाएगी लीमा में, और मुद्रा यहाँ की है सोल। लोकेशन भी आप देख लीजिए, ये आपका है पेरू। तो ये बोलीविया, चिली, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वेडोर, इन 5 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में आयोजित विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन में कौन हमारे मुख्य अतिथि रहे थे, या किसने इसका उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखेंगे, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं MV नायडू जी,
उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा सम्मेलन था इसका आयोजन किसने किया है। तो हरियाणा के सोनीपत में आपको एक विश्वविद्यालय मिलेगा जिसका नाम है ओपी जिंदल वैश्विक विश्वविद्यालय। तो इसी के द्वारा इस आपके समिट का आयोजन किया गया था और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एमबी नायडू जी वो इसके चीफ गेस्ट भी थे और उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा जो हमारे नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, उनके द्वारा भी इसको संबोधित किया गया है। थीम आपकी वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन एक बार आपको पढ़ना जरूरी है। तो थीम इसकी रही यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के हमारे विश्वविद्यालय, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी। तो ये इसका विषय रहा है, इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो रग्बी लीग वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है ये हमारे इंग्लैंड देश में हो रहा है, यानी कि इस साल होगा। तो ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका चर्चा में आया क्यों? देखिए, चर्चा में आने के पीछे का रीजन ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ये कहा कि हम अपन टीम यहाँ पर नहीं भेजेंगे। क्या कहा इन्होंने कहा कि हम अपने टीम नहीं भेजेंगे। जब इनसे पूछा गया भैया आप क्यों नहीं भेजेंगे, तो इन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कोविड-19 के कारण ये अपनी टीम को यहाँ पर नहीं भेजेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी इंग्लैंड होगा करेक्ट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का नाम इस विश्व कप के लिए काहे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे ज़्यादा इसको 11 बार जीता हुआ है। किसने? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे ज़्यादा इसको 11 बार जीता हुआ है। कुल मिलाकर के आपकी 16 टीमें इसमें शामिल होती हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पब्लिक के लिए कोर्ट के प्रीसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हमारे देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? यानी कि जिस प्रकार से आप फिल्मों वगैरह में देखते होंगे कि हमारे कोर्ट की जब प्रीसीडिंग होती है तो वहाँ पर आपकी जिरा होती है जिसमें वकील होते हैं, आपके जो मुलजिम होते हैं वो सारे लोग होते हैं और जज साहब अपना फैसला वहाँ पर सुनाते हैं। तो अभी आपके गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा है कि यहाँ पर जो भी आपकी लाइव प्रीसीडिंग होगी कोर्ट में, यानी कि जो भी आपके मुकदमे वगैरह होंगे उनकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के ऊपर की जाएगी। तो इस प्रकार से गुजरात हमारे देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है जिसने ये कहा है कि हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को पूरे लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे, यानी कि ये पब्लिक के लिए विजिबल होगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसका जो उद्घाटन है वो किया गया हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश NB रमन्ना साहब के द्वारा, जो कि हमारे देश के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। बात करते हैं गुजरात की, तो ध्यान रखिएगा हाईकोर्ट आपको अहमदाबाद में मिलेगा और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, नाम इनका है विक्रम नाथ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यानी कि गुजरात हाईकोर्ट होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने किस एयरपोर्ट के ऊपर एयरपोर्ट इन दी बॉक्स स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है वो आपके अमेरिका की एक कंपनी है और इसके हमारे CEO हैं अरविंद कृष्णा। तो इन्होंने अभी ये कहा है कि जो आपके बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे पर यात्री आते हैं उनकी यहाँ पर यात्रा की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए, इसके अलावा जो एयरपोर्ट पे हमारे कर्मचारी काम करते हैं उनके कौशल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एयरपोर्ट इन दी बॉक्स की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अच्छा, बाकी अन्य शहरों के एयरपोर्ट का नाम भी ध्यान रखिएगा। जैसे हैदराबाद में आपको मिलेंगे 2 एयरपोर्ट, कौन कौन से हैं? तो एक हमारा हो गया बेगमपेट हवाई अड्डा, दूसरा यहाँ पर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट मिलेगा। उसी प्रकार से लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा और दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपके ये नाम पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में यूनेस्को ने किस शहर को अपने विश्व धरोहर स्थल की सूची से कर दिया है बाहर? देखिए, ये इंग्लैंड का एक शहर था, नाम था इसका लिवरपूल। अब लिवरपूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया था। मामला यहाँ पर ये हो गया
कि 2004 में यूनेस्को ने इसको धरोहर स्थल में किया था शामिल। उसके बाद में यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ही तेजी के साथ में हुआ, बहुत सारे यहाँ पर नए निर्माण कर दिए गए और इसी नए निर्माण के कारण यहाँ पर यूनेस्को ने इसको कर दिया है बाहर। अब सवाल ये उठता है कि नया निर्माण हो रहा है तो यूनेस्को ने बाहर क्यों किया? जाहिर सी बात होती है कि जो आपकी प्राचीन विरासत होती है किसी भी शहर में, उसी को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को के द्वारा अपने हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी जिन चीज़ों के लिए उसको शामिल किया गया था वो चीज़ें आपकी राज्य में नहीं मिलेंगी, तो यानी कि शहर में नहीं होंगी, तो फिर उसको हेरिटेज साइट में रखने का कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। तो लिवरपूल को अभी इन्होंने बाहर कर दिया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को के स्थल हैं वो आपको इटली और चाइना में मिलेंगे, जहाँ पर इनकी संख्या है 55। और आपको याद रखना है, इस साल आपकी रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, इसको हमारे देश की तरफ से भेजा गया है कि इसे आप लोग शामिल कर लीजिए यूनेस्को की विरासत स्थलों में। हमारे देश में टोटल 38 हैं और 38वें नंबर का आपका है जयपुर शहर, जो कि 2019 में हुआ था शामिल। यूनेस्को का मुख्यालय आपको मिल जाएगा पेरिस में और इसके प्रमुख हैं इस समय आद्रे एजोले। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस देश के द्वारा सुपर बिट टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च करेगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन हमारा डी होगा जाएगा करेक्ट। आप सभी ने पढ़ा होगा कि अमेरिका के पास में इस समय एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप है जिसका नाम है यहाँ पर हबल टेलीस्कोप। तो अप्रैल 1990 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हबल टेलीस्कोप को कर दिया था लॉन्च। अब ये जो हबल टेलीस्कोप है इसकी आयु यहाँ पर समाप्त होने वाली है, यानी कि ये बूढ़ा हो चुका है, तो आने वाले कुछ वर्षों में इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए नासा का प्लान है कि इसकी डेथ हो उससे पहले हम लोग एक नया टेलीस्कोप अपने स्पेस में भेज देंगे। नाम इसका होगा सुपर बिट टेलीस्कोप, यानी कि सुपर बैलून बॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप। तो $5 मिलियन की लागत से इसको स्पेस में भेजा जाएगा और 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाएगा। करेगा क्या ये? तो ये जो हमारा स्पेस है उसके चित्र को कैप्चर करके अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास में भेजेगा। तो अगले साल नासा को इसे लॉन्च किए जाने की योजना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का प्रभार किसको दिया गया है? तो इसका जो प्रभार है वो मिल गया है अरमान गिरिधर को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, नाम था इनका सुखवीर संधू। तो इनको क्या किया, उत्तराखंड में आपके नए सीएम बने पुष्कर सिंह धामी, तो केंद्र सरकार के द्वारा इनको वहां पर भेज दिया गया और उसके बाद में जो यहाँ पर पद था वो खाली था। तो अभी हमारे जो रोड परिवहन और हाईवे मंत्रालय के सचिव हैं, नाम इनका है अरमान गिरधर, इन्हीं को इसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है जब तक आपके नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा करेक्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि लांसेट पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एक वर्ष के भीतर अनाथ हुए बच्चों में हमारा देश किस स्थान पे रहा है? तो ध्यान रखिएगा, हमारा देश इसमें रहा है तीसरे स्थान पे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अभी लांसेट पत्रिका के द्वारा पिछले एक साल में, यानी कि मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2021 के बीच में जो भी बच्चे हमारे अनाथ हुए हैं उनकी यहाँ पर बारे में रिपोर्ट जारी की गई। तो इन्होंने ये बताया कि पूरी दुनिया में लगभग 10 लाख बच्चे यहाँ पर हो गए हैं अनाथ। सबसे ज़्यादा आपके मैक्सिको में हुए, जहाँ पर इनकी संख्या 1.4 लाख है, यानी कि लगभग 1,40,000 है। ब्राज़ील आपका 1,30,000 के साथ में दूसरे स्थान पे है और हमारे देश के भी 1.2 लाख यानी कि 1 लाख बच्चे कोविड-19 के कारण यहाँ पर अनाथ हुए हैं। तो हमारा देश तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से आज के करंट अफेयर को हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि पहली बार महिलाएं ओलंपिक में हमारे कब हुई थी शामिल? तो ध्यान रखिएगा, ये शामिल हुई थी 1900 के पेरिस ओलंपिक में। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न था कि किस ओलंपिक में एकमात्र बार क्रिकेट को शामिल किया गया था?
तो ये शामिल हुआ था आपके 1900 वाले ही ओलंपिक में। दो ही टीमें शामिल हुई थी, एक थी इंग्लैंड की टीम, दूसरी थी फ्रांस की टीम, जिसमें इंग्लैंड की टीम को विजय मिली थी और इसको मिला था यहाँ पर स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न था कि शीतकालीन ओलंपिक पहली बार कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस का जो चमोनिक्स शहर है वहां पर यह पहली बार 1924 में हुआ था। आखिरी प्रश्न था कि पहली बार जो पैरालंपिक खेल हैं इसका आयोजन कब हुआ था? तो 1960 में जो आपके रोम में ओलंपिक खेल हुए थे उसी दौरान पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन हमारा 1960 होगा यहाँ पर करेक्ट। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि जो नॉर्मन प्रिचार्ड हैं जिन्होंने ओलंपिक 1900 में हमारे देश के लिए पदक जीता था, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता था और किस खेल में जीता था? अगला प्रश्न है कि 2021 का जो ओलंपिक सेरेमनी होगा इसमें हमारे भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन होंगे? अगला प्रश्न कि भारत ने ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? और आखिरी प्रश्न कि ओलंपिक के स्वर्ण पदक का जो वजन होता है ये आपका कितना होता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी हम लोगों का जो क्लास है अनअकैडमी के ऊपर, पहली क्लास आपकी 11:50 पे होगी, दूसरी क्लास होगी 3:30 बजे, तो उन क्लासेस को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।